डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ हूं आपके एक बार फिर से आपके पाई बॉन्ड क्लासेस में। और जैसा हम लोग चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं एकदम विद न्यूमेरिकल, सारी चीजें हमने उसमें क्लियर करा दी हैं और उसकी 4-5 वीडियो हैं जो मैंने प्ले लिस्ट बनाकर डाल दी है। आप जिनको देखना है वो देख लें। और अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम जैसे मैंने लिखा हुआ है कि काइनेटिक फिजिक्स, यहाँ से आपकी काइनेटिक फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात, इस चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझाऊंगा कि बेसिक चीज क्या क्या है और फिर हम इसके मेन टॉपिक पर चलेंगे। देखो बच्चे, यहां तक जो भी था थर्ड चैप्टर तक ये था कि जो हमारा चार्ज था वो स्टेबल था। ठीक है, वो चार्ज कैसा था? स्टेबल। स्टेबल मतलब वो चार्ज स्टैटिक था। लेकिन इस चैप्टर में जो है चार्ज क्या हो गया है? मूविंग हो गया है। चार्ज जब मूव करता है तो क्या करेगा? उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो यहीं से एक नई फिजिक्स की शुरुआत हुई जिसका नाम है काइनेटिक फिजिक्स। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी बात ये जाननी पड़ेगी कि सर मैग्नेट क्या होती है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी बात जाननी पड़ेगी। और फिर ये जानना पड़ेगा आप लोगों को, अभी तक हम लोग ये मानते थे कि मैग्नेट एक अलग ऑब्जेक्ट है और करंट एक अलग चीज है ना फिजिक्स में, कि मैग्नेट एक अलग चीज होती थी और करंट एक अलग चीज होती थी। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद से आपको ये लगेगा कि मैग्नेट तभी जनरेट होती है जब कौन जनरेट होता है? करंट। इसके लिए मैं आपको लॉज पढ़ाऊंगा, इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा और फिर आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि करंट आने से ही, जब किसी वायर में करंट प्रोड्यूस होता है तो करंट के आने से मैग्नेट जनरेट होती है। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपकी अर्थ एक मैग्नेट है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 4 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 जैसे ही आपको लिखा है मूविंग चार्ज, यानी चार्ज ने यहां से मूव करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूं मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेट। अब मैग्नेट को बहुत सारे बंदे जानते होंगे। तो मैग्नेट क्या है? एक सब्सटेंस है और ये दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल या मैनमेड, जिसे हम मैनमेड कह सकते हैं, है ना। अब ये मैनमेड कैसे हुआ, आर्टी और नेचुरल कैसा है? तो पहले आप एक चीज समझ लें कि मैग्नेट जो है एक पत्थर से बना, मतलब मैग्नेट हमें सबसे पहले एक पत्थर से मिला था। उस पत्थर को हम कहते हैं Fe2O3। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आयरन का एक ओर होता है, इससे हमें आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी आयरन की इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना मैग्नेट हमेशा आयरन का एक प्रॉपर्टी कंटेन करता है। तो कौन से पत्थर से मिलता है मैग्नेट? Fe2O3 नामक एक पत्थर है, आयरन का ओर होता है, उससे ही मिलता है। बात क्लियर होगी। उसके बाद मैग्नेट क्या है? तो मैग्नेट एक सब्सटेंस है जिसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ पोल होता है। ध्यान से समझना सारी बातें। मैग्नेट क्या है? एक सब्सटेंस है सर जिसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक डाइपोल। और ऐसा डाइपोल बनाते हैं जो अनब्रेकेबल है। कैसा है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस मैग्नेट को बीच से तोड़ दो, इसके डाइपोल को अलग करना चाहो, डाइपोल अलग तभी होगा जब आप इसे बीच से तोड़ दोगे। बीच से तोड़ दोगे तो इसका मतलब नॉर्थ अलग आ जाएगा और साउथ अलग आ जाएगा। ऐसा आप समझ रहे हैं ना? बोलो, बीच से तोड़ दूंगा तो नॉर्थ एक तरफ, साउथ एक तरफ। लेकिन मैंने क्या लिखा कि ये दोनों ऐसा डाइपोल बनाते हैं जो अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल का मतलब अगर आप मैग्नेट को बीच से तोड़ भी देते हैं तब भी हर मैग्नेट में अपना एक डाइपोल रहेगा, यानी उसके दो पोल बरकरार रहेंगे। अब आप इसको तोड़ते 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 छोटे से छोटे पीस में कर दें, है ना, बहुत छोटा पीस भी बना दें, तब भी इस छोटे से पीस के क्या रहेंगे? दो ही डाइपोल रहेंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। यानी इसके डाइपोल को आप तोड़ नहीं सकते। जबकि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था सर? एक माइनस का चार्ज था और एक प्लस का चार्ज था, और दोनों कितने डिस्टेंस पर रखे होने चाहिए? 2L डिस्टेंस पर, मैंने आपको बताया था। अगर आपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहीं भी यदि चार्ज की वैल्यू में डिसबैलेंस किया, चार्ज की वैल्यू दोनों सेम ना हुई, या कहीं उसकी लेंथ को आपने डिसबैलेंस किया, तो ये ब्रेक हो जाएगा, फिर ये डाइपोल नहीं रहेगा। लेकिन मैग्नेट में ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है।
मैग्नेट का डाइपोल अनब्रेकेबल होता है। अनब्रेकेबल का मतलब आप उसे अगर छोटे से छोटे पीस में भी तोड़ दें मैग्नेट को, तब भी उसका डाइपोल अलग नहीं होता। दूसरी बात, मैग्नेट के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैग्नेट्स के पार्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को, किसको, कुछ सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। कौन कौन से सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है? जिसमें आयरन की प्रॉपर्टी होती है। किसमें किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? आयरन की प्रॉपर्टी होती है। तो सर कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें ये मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है? तो सर मैग्नेट सबसे पहले आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, दूसरा निकिल, तीसरा कोबाल्ट। ये ऐसे कुछ सब्सटेंस है जिन्हें ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ना सभी मेटल को करती है, ना सभी नॉन मेटल को करती है, बट ये उनको करती है जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आयरन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, कि किसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और किसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। इतनी बात क्लियर होगी। मैग्नेट की ये सब चीजें आप जानते थे या नहीं जानते थे? जानते थे तो मुझे कमेंट में बता देना, और नहीं जानते थे तो भी आप क्या करने, पढ़ लेना। और दूसरी बात, अगर ये सारी चीज आपको पसंद आ रही है, ठीक है, मैंने जो बेस बनाया आप लोगों का वो पसंद आ रहा है, तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने ग्रुप में फटाफट से शेयर करो और वापस से वीडियो पर आओ। अब देखते हैं फटाफट से। मैग्नेट है, मैग्नेट का डाइपोल है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब मैग्नेट में ये जो पोल्स होते हैं ये कुछ इस तरह बिहेव करते हैं कि जैसे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ और साउथ है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यानी कि अपोजिट पोल्स, जैसे अपोजिट चार्ज थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, वैसे ही अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम पोल्स हैं, एक नॉर्थ है और दूसरा भी नॉर्थ है, अगर सेम पोल्स हैं तो सेम पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं। बात क्लियर होगी? सेम पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को दूर भगाएगा और साउथ साउथ एक दूसरे को दूर भगाएगा कि चल भग यहां से, है ना। कभी भी सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इतना क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको इसके बारे में बताई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि जब एक मैग्नेट है, जैसे एक चार्ज था, तो चार्ज का एक फील्ड था जिसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। तो अगर एक मैग्नेट है तो क्या मैग्नेट का अपना एक फील्ड नहीं होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे जिसे हम? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? तो एक मैग्नेट ले लो, ये नॉर्थ और ये साउथ। कौन सी मैग्नेट है ये? इसको कहते हैं बार मैग्नेट। मैग्नेट कई टाइप की होती है बेटा, ठीक है। एक हॉर्स शू मैग्नेट होती है। हॉर्स शू मैग्नेट कुछ इस तरह से होती है ना, घोड़े की नाल वाली मैग्नेट, है ना, हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं इसे। इसको कहते हैं बार मैग्नेट। एक होती है सर्कुलर मैग्नेट। तो अलग अलग टाइप की मैग्नेट हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम पड़ेगा वो हमारा किससे पड़ेगा? बार मैग्नेट से। तो इसलिए हर जगह पर हम बार मैग्नेट को लेंगे, इन सारी मैग्नेट को हम नहीं लेंगे। अब यहां से आप ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। गेम खेला है ना बचपन में, दो मैग्नेटों को पास पास लाते थे, तो पास लाने से पहले एक दूसरे को चिपका लेती थी। आप छोड़ दो, फिर आप फोर्स मत लगाओ, और वो फिर एक दूसरे को क्या करती थी? अट्रैक्ट कर लेती थी। फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर इसके फील्ड में कोई आएगा, ठीक है, मैग्नेट के फील्ड में कोई आएगा, तो ये उस पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, द फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, इन विच अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस feels a force of attraction और repulsion। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट के चारों तरफ का फील्ड है, जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा
तो मैग्नेट उस पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी या फिर रिपल्सन का। दूसरी बात कि सर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को बेटा बी से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं कि इसके एसआई यूनिट क्या होती हैं, तो बेटा एक नहीं, इसकी तीन एसआई यूनिट याद आपको रखनी है। कितनी, 3 एसआई यूनिट। सबसे पहली जो आपने पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी टेस्ला, है ना, ये 10th में भी पढ़ी होगी आपने टेस्ला। दूसरी एसआई यूनिट होती है इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। और तीसरी है इसकी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तीसरी एसआई यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी 3 एसआई यूनिट होती है आपकी। तीनों में कोई याद रखना है, क्योंकि कोई सा भी आपको मल्टीपल चॉइसेस में बनाकर वो दे सकता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का एक फील्ड है, जिसमें अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आएगा तो मैग्नेट उस पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो हम डिनोट किससे कर रहे हैं सर, बी से डिनोट कर रहे हैं। कैसी क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। इनको भी समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारी जानकारी मिल गई हमें। अब हम चलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनना। एक मैग्नेट जब होती है, ठीक है, ये एक मैग्नेट आप मान लीजिए, ये एक मैग्नेट है जिसको हमने नॉर्थ और ये दे दिया साउथ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये क्लोज लूप बनाती है ना। और ये कहां से चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। कहां से बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चलती है। इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी, है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चलती है। उसके बाद में इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रहती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या समझना है, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट की फील्ड लाइंस है। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि फील्ड लाइंस है क्या। जब ये फील्ड लाइंस है क्या, जब मैं ये पढ़ लूंगा फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दीज आर इमेजिनरी कर्व, दीज आर इमेजिनरी कर्व। अब इमेजिनरी क्यों कह रहा हूं, आप मुझे बताओ कि आपने मैग्नेट की कोई फील्ड लाइन देखी है, देख नहीं सकते लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है, तो ये इमेजिनरी कर्व होती है। या कर्व की जगह पाथ भी लिख सकते हो कि दीज आर द इमेजिनरी पाथ which represent the direction of magnetic field, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, किसकी डायरेक्शन को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है, उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा इमेजिनरी कर्व है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कहां है, किस डायरेक्शन में है, ये सब बातें कौन बताता है, फील्ड लाइन बताती है। बात क्लियर आ गई। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कहां से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व ऑन विच नॉर्थ पोल मूव। नॉर्थ पोल मूव कर रहा है, ऐसे को हम मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है। बट एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, क्यों नॉर्थ पोल से ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू करती है, तो जिस पर नॉर्थ पोल चल रहा है उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताई थी कि किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको डिपेंड करती है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड है तो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी।
तो क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, गेट लगा देना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी भी होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है ध्यान से समझो। तो पहली प्रॉपर्टी आपको इस डायग्राम को देखकर बतानी है। आप मुझे इस डायग्राम को देखकर बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू हो रही है और साउथ पर एंड हो रही है? तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहां से शुरू होती है? नॉर्थ से, एंड्स विद साउथ पोल। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? कहां से शुरू हो रही है बेटे? ये नॉर्थ पोल से शुरू हो रही है और कहां एंड हो रही है? साउथ पोल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये क्लोज लूप बना रही है, यानी बंद वक्र सा बना रही है? इनका जो लूप है वो कैसा है? क्लोज है, एक सर्कुलर लूप है लेकिन क्लोज है। तो ये कौन सा लूप बनाती है? क्लोज लूप, यानी दे फॉर्म्ड क्लोज लूप। कौन सा लूप बनाती है बेटा? क्लोज लूप। इनका जो लूप है वो खुला हुआ नहीं है, जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे हमारा किसका था? इलेक्ट्रिक फील्ड का था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसा नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आप मुझे बताओ, यहां से देखकर बताओ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वेरी गुड। क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट। कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है क्या? आप कहोगे सर नहीं कर रही, तो क्या लिखेंगे? टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? रीजन और बता दो। वेरी गुड, क्योंकि वो जहां पर कट करेंगी वहां पर टेंजेंट बन जाएगा, और अगर टेंजेंट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। बात क्लियर हो गया? दैट्स इट। चौथी बात क्या है? चौथी बात बता दो आप, यहीं से देखकर बताओ। कुछ नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पर पास है, और मतलब साउथ और नॉर्थ पोल पर पास है, और मिडल में क्या है? दूर दूर है। तो इस बात से क्या कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर, मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ेगा? मैग्नेट की स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? कि जब जहां फील्ड लाइन पास होती है वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहां स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे चौथे पॉइंट में? फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट पोल्स। ठीक है, फील्ड लाइंस पोल्स पर क्लोजर होती हैं, एंड फार अवे एट मिडल पर हल्का सा दूर होती है, दूर दूर होती है। अब जब दूर दूर है तो स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी? आप कहोगे सर पोल्स पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और मिडल में उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अगर बचपन में एक गेम खेला हो कि हम रस्सी से या धागे से मैग्नेट को बांधते थे और फिर उसे रेत में चलाते थे, तो रेत में जो कुछ पार्टिकल्स थे आयरन वगैरह के, वो किस पर चिपक जाते थे? मैग्नेट पर। और मैग्नेट पर कहां ज्यादा चिपकते थे? तो आप देखोगे कि पोल्स पर वो पार्टिकल्स ज्यादा चिपकते थे और मिडल में वो पार्टिकल सबसे कम चिपकते थे, जो इस बात को बताता है कि मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो पोल्स पर ज्यादा होता है और मिडल में कम होता है। बात क्लियर होगी? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये मैग्नेट के बारे में सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अब हम इस चैप्टर के थोड़े से डीप में चलते हैं। हमने सारी बातें आपको बताई कि मैग्नेट की क्या क्या चीजें होती है, मैग्नेट में फील्ड होता है, मैग्नेट की फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेट की फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है। ये सारी बात आपको एक साथ क्लियर होगी। अब आगे हम ये चलते हैं कि मैग्नेट का करंट से क्या रिलेशन है। सर, मैग्नेट प्रॉपर्टी करंट से कैसे रिलेटेड करती है? तो आपको ये समझना होगा कि अगर हमारे पास कोई वायर है, जैसे इसको मान लो ये मार्कर है, ये क्या है? एक वायर। क्या है? एक वायर। इस वायर में मान लीजिए कोई करंट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है इस वायर में? करंट। इस वायर में करंट पास हो रहा है। तो बेटा ये कहा गया कि जब किसी वायर में करंट पास होता है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है।
जब जब इस वायर में करंट पास होता है, इसके चारों ओर क्या आ जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद सेटअप हो जाता है। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं इसे हम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि व्हेन अ करंट पास थ्रू अ कंडक्टर या वायर, जब एक करंट किसके साथ पास हो रहा है, किसी भी कंडक्टर से या किसी भी वायर से पास होता है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द वायर, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसका मतलब समझो कि इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा इफेक्ट छिपा हुआ है? मैग्नेटिक इफेक्ट छिपा हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक करंट में ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी छिपी हुई है। तो यही चीज हम लोगों को इसको खोद कर निकालनी है कि वो प्रॉपर्टी क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हमने क्या पढ़ने वाले हैं कि जब हम किसी वायर में करंट पास करते हैं, है ना, मान लीजिए एक वायर है और इसमें आई एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा खुद ब खुद। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरे कहने से आप मान लोगे या आपको कोई प्रूफ भी चाहिए? आप कहेंगे कि फिजिक्स वांट्स टू बी प्रूफ, प्रूफ होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेड। क्या नाम था? ऑस्ट्रेड। और ऑस्ट्रेड नामक साइंटिस्ट ने इसके 2 एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि हाँ, जब किसी वायर में या कंडक्टर में करंट पास होता है तो वो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो देखते हैं ऑस्ट्रेड के एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेड्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब क्या एक्सपेरिमेंट था, ध्यान से सुनो। उन्होंने एक वायर लिया ए बी। क्या लिया? एक वायर ए बी। इस वायर ए बी को एक सेल से, एक की से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक निडल रख दी। मैग्नेटिक निडल इस वायर से टच नहीं है, इसके अबव रखी गई है। इसके ऑन द नहीं रखी गई, इसके अबव रखी गई है। इसको टच नहीं कर रही, इसके ऊपर रखी गई है। अब जैसे ही मैं इस की को प्रेस करता हूं तो यहां से आप कहोगे सर करंट पास होगा। बोलो हाँ या नहीं। अब जैसे ही करंट पास होता है, ठीक है, जैसे ही इस सेल से करंट पास होता है तो इस मैग्नेटिक निडल में एक डिफ्लेक्शन हो जाता है। जो इसकी निडल थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब करंट पास होने से इसकी डायरेक्शन चेंज क्यों हुई, आप मुझे बताइए। तो ऑस्ट्रेड ने ये कहा क्योंकि जब मैंने इसमें करंट पास किया तो इस तार के चारों तरफ क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। इसके मैग्नेटिक फील्ड ने इसके मैग्नेटिक फील्ड को छेड़ा, डिस्टर्ब किया, और इसी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यानी जब हम किसी तार में करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, जिसकी वजह से इस निडल की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं, और ये अपनी डायरेक्शन को बदल देता है। समझ में आई बात या नहीं आई? इसकी नॉर्थ और साउथ चेंज हो जाती है। तो इस बात से प्रूव होता है, ऑस्ट्रेड की इस बात से प्रूव होता है कि जब किसी वायर में या कंडक्टर में आप करंट पास करते हो तो उसके चारों तरफ क्या आता है? एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। कोई डाउट इसमें? मैंने ये कहा कि अगर हम एक कंडक्टर ले लें, एक वायर ले लें, और इसको हम किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी और की से कनेक्ट कर दें, और जैसे ही की को प्रेस करूंगा, इस की के को प्रेस करूंगा तो यहां से करंट पास होगा। तो जैसे ही करंट पास होता है इसकी मैग्नेटिक निडल में एक डिफ्लेक्शन हो जाता है। इसकी मैग्नेटिक निडल जो पहले डायरेक्शन में थी वो चेंज हो जाती है, इसको हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ये चेंज क्यों हुई? तो ऑस्ट्रेड ने इसके बारे में समझाया कि इसलिए चेंज हुई क्योंकि जब मैंने इसमें करंट पास किया तो इसके चारों तरफ क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो इस बात से प्रूव होता है कि जब जब किसी वायर में या कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसमें क्या आता है? उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत इस बात में? अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया, और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने क्या किया कि इस वायर में जो ए बी वायर था, इसमें जो हमने ये जोड़ा हुआ था इसकी डायरेक्शन बदल दी।
करंट की डायरेक्शन बदल दी, ठीक है, ये की थी, इसकी डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। किसकी डायरेक्शन को भैया? करंट की डायरेक्शन। पहले करंट इधर से जा रहा था, अब करंट इधर से जा रहा है, ठीक है, निडल वही है, ऐसे ही लगी हुई है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल रहा हूं, किसकी? करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, करंट डायरेक्शन को बदल रहा हूं, तो इसमें डिफ्लेक्शन पहले इस तरफ हुआ था, अब की बार डिफ्लेक्शन इसका अपोजिट हो जाता है। यानी इस बात से क्या पता लगा? पहले एक्सपेरिमेंट से तो ये पता लगा कि वायर में करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है, और दूसरे से ये पता लगा कि अगर आप करंट की डायरेक्शन बदलते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है। यानी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है? करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये दोनों बातें प्रूव हुई। बोलो इसमें कोई दिक्कत? समझ में आया? और स्ट्रेट के दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। तो कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रिक करंट ही किसको जनरेट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या इन दोनों में एक रिलेशन आ गया? जो हम अभी तक ये मान रहे थे कि मैग्नेट एक अलग चीज है और करंट एक अलग चीज है, इस बात ने ये प्रूव कर दिया कि इन दोनों के बीच एक इंटर रिलेशन है। करंट आने से मैग्नेट जनरेट हो रही है, करंट आने से कौन सी फील्ड लाइन जनरेट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, और इसको हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ लिया। लेकिन जो ऑस्ट्रेड भैया थे, ये इसके बारे में डिटेल से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। क्या इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए? ये नहीं बताए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेटअप हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसमें सेटअप हो रहा है। तो फिर आते हैं बायोट एंड सेवर्ट। कौन कौन आते हैं? बायोट एंड सेवर्ट। तो चलो बायोट और सेवर्ट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग समझते हैं। बायोट और सेवर्ट का एक्सपेरिमेंट क्या था? तो बायोट और सेवर्ट ने मिलकर एक लॉ दिया, और इस लॉ के थ्रू हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी एक वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। तो उन्होंने माना कि एक वायर ले लीजिए जिसकी लेंथ एक छोटी सी लेंथ है डेल्टा एल, और इसमें मैं आई एम्पियर का करंट पास करता हूं। कौन सा करंट पास करता हूं? आई एम्पियर का करंट पास करता हूं। तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बनाते हुए पॉइंट पी पर जनरेट हो रहा है, किसी टाइम पर। कहां पर जनरेट हो रहा है? पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? आप कहोगे सर डेल्टा बी है। पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? बी है, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी मैंने मान ली? आर है। कोई दिक्कत इसमें? भाई एक वायर है, डेल्टा लेंथ का तो हो गई होगा, वायर है तो लेंथ तो होगी ना उसकी। अब आप उसमें करंट पास कर रहे हो तो उस करंट की वैल्यू भी कोई ना कोई होगी। तो मैंने मान लिया उस वायर में कितना करंट है? आई। तो उसके चारों तरफ क्या आ रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने मान लिया ना कि आर डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी जनरेट हो रहा है एट द पॉइंट पी, जो कितना एंगल बनाए हुए हैं? थीटा एंगल बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है इसके। तो परपेंडिकुलर एंगल बना रखा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस पर? उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पर। और कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस पर बच्चे? उनके बीच फॉर्म होने वाले परपेंडिकुलर एंगल पर। तो बायोट और सेवर्ट ने कहा कि अगर कोई इतनी चीज का वायर है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसमें प्रोड्यूस करंट पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच बनने वाले एंगल, परपेंडिकुलर एंगल साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन सभी लॉज को मिला दूं तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल आई साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब जैसे मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं, वी नीड अ कांस्टेंट। आप के मान लीजिए यहां पर डेल्टा एल आई साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो के है, इस के की अपनी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कितना होती है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस म्यू नॉट को क्या कहते हैं? जैसे आपने वहां पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा था,
और एप्सिलॉन नॉट को हमने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ऐसे ही जो म्यू नॉट होता है ये होती है परमेबिलिटी। क्या होती है? परमिबिलिटी। वो परमिटिविटी, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी होती है। तो इसकी भी तो अपनी कोई वैल्यू होगी। जैसे इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 थी। तो इसकी भी तो अपनी कोई वैल्यू होगी। तो इस म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। कितनी वैल्यू होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। म्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 7। तो इस के की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर माइनस 7। कोई दिक्कत? तो ये है बायो-सैवर्ट लॉ। किसका लॉ है ये? बायो-सैवर्ट लॉ। कोई दिक्कत इसमें? बताओ कोई दिक्कत? तो बच्चे आज की वीडियो बस इतना ही पढ़ाएंगे, कल से इसके डेरिवेशन कराएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज दिक्कत करती है, आप मुझे क्या करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। फटाफट से कमेंट में अपने जितने भी डाउट हो वो लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।